Hello dear students, this is your teacher श्याम वशिष्ठ। बीकॉम फाइनल ईयर 6 सेम में जो आपका चैप्टर चल रहा है कोस्ट अकाउंटिंग में, वो है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। इसके बेसिक्स मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, और इसमें कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने बताया था। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्लस कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, और इसी तरह से अलग अलग जो स्थितियां थी वो हमने आपको समझाई थी। एक्सकेलेशन क्लॉज की बात थी, और इसी के साथ जो प्रोसीजर था, हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग के अकाउंट्स को बनाते हैं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, ये सारी चीज़ें हमने की थी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस the further details, further things about the contract costing. सबसे पहले इसमें जो हम बात करेंगे वो है अकाउंट्स नीडेड टू बी मेंटेन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कौन कौन से अकाउंट्स बनाने चाहिए या बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें हम जो बतौर कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। दूसरा हम अकाउंट इसमें बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टीज पर्सनल अकाउंट। तीसरा अकाउंट हम बनाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं होते हैं। जो पूरे हो जाए उसमें हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन अगर एक साल से ज़्यादा समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो इन दैट केस वी विल हैव टू प्रिपेयर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट ऑल्सो। देन बैलेंस शीट शोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आखिर में हम उसका आर्थिक चिट्ठा ये दर्शाते हुए कि ठेके की मदों में किस तरह के कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें बनाएंगे। बैलेंस शीट शोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ द आइटम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सी, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की हम बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक देखिए उसी तरह का अकाउंट है, टी फॉर्म में बनता है। डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष इसके होते हैं। दोनों पक्षों में हम जो कॉलम्स बनाएंगे वो डेट का कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा। ठीक है, दोनों पक्षों में ही ये कॉलम्स बनेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसके डेबिट पक्ष में आमतौर पे हम जो ओपनिंग बैलेंस है या जो कॉन्ट्रैक्ट पर भेजेगी जो सामग्री है यानी मटेरियल है या एक्सपेंसेस और जो भी कोस्ट हैं वो लिखी जाती हैं। और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका, या कॉन्ट्रैक्ट से वापस किया गया, रिटर्न किया गया जो सामान है, मटेरियल है, या प्लांट एंड मशीनरी है, या लॉसेस हैं, या वर्क इन प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को उसी डेट को बंद करना चाहिए जिस डेट को ठेकेदार अपनी पुस्तकें बंद करता है। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेजर जब बनाया जाता है उसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, 2, 3 इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करता है। तो जो सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक्स को जब क्लोज करता है तो उसी डेट को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। क्वेश्चन में आमतौर पे वो डेट दी जाती है, ठीक है, जिस पे क्लोज किया जाता है। यदि क्वेश्चन में बंद करने की यानी खाता क्लोज करने की कोई भी डेट नहीं दी जाती है तो हम क्या मानेंगे, ठेका प्रारंभ होने के 12 महीने के बाद हम बुक्स को क्लोज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि ठेका 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ है तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2021 को यानी 12 महीने के बाद बुक्स को क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमें ये देखना चाहिए। अब स्थिति ये आती है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो गया है या अभी इनकम्प्लीट है। देखिए अगर ठेका आपका कंप्लीट हो गया है तो जो कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में और जो कंप्लीट जो आपका ठेका मूल्य है वो हम उसको दिखाएंगे। लेकिन अगर ये ठेका पूरा नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टी के स्थान पर हम क्या करेंगे, जो करंट अकाउंट में जो जमा राशि है हम उसको दर्शाएंगे। यानी जो पूर्ण ठेका है वो तो लाभ हानि दिखा देगा, लेकिन जो इनकम्प्लीट या अपूर्ण ठेका है उसके बैलेंस को हम आगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लाभ हानि और वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो
जो भी हमारे एक्सेप्टेड रूल्स हैं उसके हिसाब से बांट देते हैं। जो ठेके खाते को आसानी से समझने के लिए हम ये आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से डेबिट और क्रेडिट साइड में, जैसे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये दोनों साइड में ये 3-3 कॉलम बन गए। जैसे इसके डेबिट साइड में हम देखेंगे तो मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्लांट जो आया है, प्लांट के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, ठीक है ना। आपने कोई और चीज़ किसी और को दे दी है बतौर कॉन्ट्रैक्टर कुछ काम करवाने के लिए कुछ हिस्सा, ठीक है। और ये जब आपका प्रॉफिट होता है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट की साइड हो जाएगी। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड में। इसमें मटेरियल जो रिटर्न किया गया है, प्लांट जो रिटर्न किया गया है, मटेरियल्स एट साइट, ठीक है, या प्लांट एट साइट जो हैं, शेष जो बचे हुए हैं, और कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट को हम विद फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर ठेका पूरा हो गया है, अदरवाइज हम इसे होल्ड पे रखेंगे। इन दैट केस जो ठेके इनकम्प्लीट हैं उसमें आगे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस इनकम्प्लीटेड अकाउंट्स हमारे नहीं दिखाते हैं। कंप्लीट हो गए हैं तो ये और अगर लॉस की स्थिति बनती है कंप्लीटेड अकाउंट्स में, तो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस की स्थिति अगर होगी तो क्रेडिट साइड पे ये आएगा। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट हम कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें, उसी तरह से मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और टू बैलेंस अकाउंट, ये बैलेंस, ये क्या है, आपका नोशनल प्रॉफिट है, ये बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे बिकॉज दिस इज इनकम्प्लीट अकाउंट। और क्रेडिट साइड में मटेरियल रिटर्न, प्लांट रिटर्न, ठीक है, या मटेरियल लॉस्ट पे कोई किसी भी तरह का, या प्लांट लॉस्ट कुछ हुआ है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। मटेरियल इन हैंड, प्लांट इन हैंड, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, ये सब चीज़ें बताएंगे। और फिर उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। और इसको हम ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे अब आगे, नेक्स्ट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू वर्क इन प्रोग्रेस, शेयर ऑफ रिजर्व, और इस तरह से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये करते रहेंगे हम, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस तरह से कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स हैं उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। अब इसकी एक एक चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम मटेरियल की। जो मटेरियल इस पे भेजा जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सामग्री से संबंधित जो जितने भी आपके आइटम्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड, दोनों साइड में उसको हम उसकी एंट्री करते हैं। देखिए, अलग अलग सोर्सेज से भेजी गई जितनी भी आपकी सामग्री है उसको ठेका खाते के डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठेके में प्रयोग हुई जितनी भी सामग्री है वो अलग अलग 3 सोर्सेज से हमें प्राप्त हो सकती है। ठेकेदार किसी ठेके के लिए सामग्री प्रत्यक्ष रूप से खरीद सकता है, या वो क्या कर सकता है, इसके अलावा, खरीदने के अलावा, सामग्री निर्माण काम में प्रयुक्त होने वाली जो अधिकांश सामग्री है, जैसे ईंट है, सीमेंट है, पत्थर है, लोहा, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो जो ए कैटेगरी में जो ठेकेदार है इन्हें बड़ी मात्रा में खरीद कर उसको स्टोर कर लेता है, जबकि किसी अन्य ठेके पर आवश्यकता होती है तो संग्रहालय से उसको इशू कर देता है। संग्रहालय से यानी उसके स्टोर से जो सामग्री इशू की जाती है उसको फॉरमैन के द्वारा हस्तांतरित करने से पहले हस्ताक्षर किए जाते हैं। स्टोर्स रिक्विजिशन फॉर्म के आधार पे उसको इशू करता है। रिक्विजिशन फॉर्म मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और जब कई ठेके एक साथ चलते हैं तो अलग अलग ठेकों पर काम आने वाली सामग्री किसी दूसरे ठेकों को भी भेजी जाती है, ठीक है। जहां ज़रूरत हो उसके हिसाब से उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उसकी हिसाब से, जैसे अब देखिए, डेबिट पक्ष में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसके डेबिट साइड में 3, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग सोर्सेज या साधन हो सकते हैं। सबसे पहले टू मटेरियल परचेज्ड, या टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, या टू मटेरियल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 3 अलग अलग सोर्सेज हो गए, या तो परचेज कर लिया, या दूसरे जो स्टोर है आपका वहाँ से इशू हुआ है, या
कोई अलग से जो आपका खाता चल रहा है, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट से आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस तरह से हम इसका मटेरियल का लेखा जोखा इसमें करेंगे। इसी तरह से फिर डायरेक्ट लेबर और वेजेस का हम इसमें करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लेबर का हम उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। आमतौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसमें जो जितने आपके यंत्र हैं, मशीनें हैं, प्लांट हैं, उनका उपयोग किया जाता है, और जो आपके प्लांट एंड मशीनरी है उससे संबंधित जो आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसके डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में इसकी हम एंट्री करते हैं, उसको लिखते हैं। देखिए कंडीशंस क्या हो सकती हैं। ये कंडीशन हम मानते हैं, देखिए, when some machine or plant is purchased especially for the contract and it is used or it is expected to use on the contract side for a very long time, यानी स्पेशली एक ही ठेके खाते के लिए, एक ही ठेके के लिए, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हमने ख़रीदी है। ओके, तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके डेबिट साइड में टू प्लांट इशूड हम लिखेंगे, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में जो स्टोर्स को वापस किया गया आपका जो प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उसकी, और बेचे गए आपकी प्लांट की जो सेल्स वैल्यू है, या चोरी हो गया या नष्ट हो गया जो प्लांट है, उसकी एंट्री भी हम इसमें करते हैं। हम कैसे करेंगे, बाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर, दिस विल बी द डेप्रिशिएटेड वैल्यू, बाई प्लांट सोल्ड सेलिंग प्राइस, एंड बाई प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दिस इज द एंट्री लॉस ऑन प्लांट स्टोलन, डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब दूसरी स्थिति इसकी ये आती है कि यदि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ऑन साइट आपका प्लांट एंड मशीनरी जो है उसकी राशि नहीं दी गई है, बल्कि डेप्रिसिएशन लगाने की एक प्रतिशत दी गई है, तो सावधानी से ये देखना चाहिए कि प्रतिशत के आगे पर एनम लगाया हुआ है, दिया हुआ है नहीं। यदि प्रतिशत के साथ, परसेंटेज के साथ पर एनम दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन उतने ही महीने का लगेगा जितने महीने उस प्लांट का, उस मशीनरी का, उस संयंत्र का उपयोग हुआ है। परंतु यदि डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम न दिया हुआ हो तो आपको प्लांट पर पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, चाहे उसका उपयोग कम हुआ हो। यदि ठेका केवल 6 महीने के लिए ही चला है, ठीक है, 6 मास ही अगर उपयोग हुआ है, तो डेप्रिसिएशन की दर के साथ वार्षिक शब्द नहीं दिया है तो पूरे वर्ष का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी चाहे अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है तो चाहे 6 महीने ही ठेका चला हो, उस पर प्लांट पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो पूरे 12 महीने का लगेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यदि डेप्रिसिएशन की रेट के साथ पर एनम दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए जो सूत्र प्रयोग होगा वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्लांट मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाई 12। और अगर डेप्रिसिएशन की रेट के साथ पर एनम ना लिखा हो तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए सूत्र क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्लांट मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 100। तो इस तरह से आप पर एनम है या नहीं है, अगर पर एनम दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो जितने महीने, जितने समय ये प्लांट यूज़ हुआ है उतने का डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है तो पूरे 12 महीने का प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब एक स्थिति, ये तो स्थिति थी जब एक ही ठेके के लिए आपने प्लांट को खरीदा है। दूसरी स्थिति क्या आती है, व्हेन वन प्लांट इज यूज्ड फॉर स्मॉल ड्यूरेशन हियर एंड देयर ऑन ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जब कोई प्लांट का इस्तेमाल किसी विशेष ठेके के लिए नहीं किया जाता बल्कि थोड़े थोड़े समय के लिए अलग अलग ठेकों पे वो उपयोग होता है, तो ठेके खाते को हम क्या करते हैं, डेबिट में उसका प्लांट का पूरा मूल्य नहीं लिखा जाता, बिकॉज ये उसके लिए ख़रीदा ही नहीं गया है और न ही उसके
क्रेडिट साइड में हम प्लांट इन हैंड को दिखाएंगे। इसके स्थान पर जो प्रत्येक ठेके के हिस्से में जो प्लांट जितना डेप्रिसिएशन आएगा वो उसके डेबिट साइड में हम उसको दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन की गणना के लिए दो स्थितियां हो सकती हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में दे रखा है जो डेप्रिसिएशन की दर दी हुई है, देख लेना चाहिए फिर से इसमें कि प्रतिशत के आगे पर एनम दिया हुआ है या नहीं। उसके बाद जो पहले हमने बताया उसके हिसाब से उसकी गणना हम करते हैं। जैसे पर एनम दिया हुआ है तो जितना समय हमने उसको प्रयोग किया उसके हिसाब से, और पर एनम नहीं दिया हुआ है तो पूरे 12 महीने का उस पर 12 मंथ्स का, पूरे साल का उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। यदि प्रश्न में संयंत्र की यानी प्लांट की कॉस्ट है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, उसका स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, अवशेष मूल्य जिसे कहते हैं, या जो उसकी अनुमानित कार्यशील जीवन वर्किंग लाइफ उसका एस्टिमेटेड वो दे रखा है, तो ठेके पर संयंत्र के प्रयोग की अवधि अगर दी हुई है तो उसकी गणना करने के लिए जो सूत्र अपनाया जाएगा वो होगा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्लांट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, एंड दिस इज होल मल्टीप्लाइड बाय पीरियड फॉर विच प्लांट वाज यूज्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन की गणना इसमें करते हैं। तीसरी चीज़ ये हो सकती है व्हेन द प्लांट इज टेकन ऑन हायर, जब हम प्लांट को किराए पे लेते हैं। एक स्थिति थी जब ठेके के लिए प्लांट को ख़रीदा गया था, दूसरी स्थिति थी जब प्लांट को थोड़े थोड़े समय के लिए अलग अलग ठेकों पे इस्तेमाल किया गया है, और तीसरा नाम ख़रीदा है, ना ही प्लांट अलग अलग ठेकों पे इस्तेमाल किया गया, ये है अब किराए पे आपने प्लांट को लिया है। यदि ठेकेदार ने प्लांट को क्रय न किया गया हो या अलग अलग संयंत्रों को अलग अलग हम उसमें ठेकों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसको ठेकेदार ने किराए पे लिया है, उसको प्रयोग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो प्लांट पर डेप्रिसिएशन है वो भी नहीं लगेगा, बल्कि हम क्या करेंगे इस स्थिति में, हायर की दशा में जो किराए की राशि है, जो किराए का जितना अमाउंट बनेगा वो ठेका खाते के डेबिट साइड में टू हायर पेड एक्सपेंसेस के रूप में उसको दिखाएंगे। ठीक है, और फिर आपका हमने मटेरियल का या अदर एक्सपेंसेस का प्लांट का किया। इसके साथ जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी ठेके पर प्रत्यक्ष रूप से हम दिखाते हैं, उनको टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से हम डेबिट साइड में इसको दिखा देंगे। ठीक है, यदि कुछ ऐसे हैं जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या अभी तक जो अक्रूड हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड के नाम से उसको दिखाएंगे। ठीक है, और अगर इनकम्प्लीट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड कैरिड डाउन, CD हम उसमें करेंगे, ये ध्यान रखना। तो एक्चुअल में क्या करेंगे, जो कंप्लीटेड हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड, और इनकम्प्लीट हैं तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड कैरिड डाउन, CD। ठीक है, उसको हम करते हैं तो अगले साल फिर इसको ब्रोट डाउन कर लिया जाता है। और देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड्स, कुछ एक्सपेंसेस किसी विशेष ठेके पर न होकर के सामूहिक होते हैं, जैसे मैनेजर है या आपका सर्वेयर है या आपका सुपरवाइज़र है या मैकेनिकल इंजीनियर है, या उस इनके आपको सैलरीज देनी होती है, या स्टोर कीपर का वेतन है, स्टोर की व्यवस्था के वह हैं आपके प्रशासन और कार्यालय और कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय का किराया, स्टेशनरी, टेलीफोन, या आपके लाइटिंग एंड हीटिंग के, या एडवर्टाइजमेंट, आपके इस तरह के एक्सपेंसेस हैं। इन व्ययों को निश्चित आधार पर, जैसे हम पहले आपके एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स का आधार आपको बताया हुआ है, तो उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे भी लागू हो। जैसे प्रत्यक्ष मजदूरी को हम क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट के आधार पे विभाजित करते हैं, और वही करना चाहिए। कभी कभी अप्रत्यक्ष व्ययों के लिए और प्रत्यक्ष व्ययों का एक निश्चित प्रतिशत ले लिया जाता है, तो इन उचित आधारों को देख करके इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन कम्स सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कुछ हिस्सा कई बार इस तरह का हो सकता है, जैसे हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रही हैं तो बिजली फिटिंग का काम आपने किसी और को दे दिया, या फर्श बनाने का काम किसी और को दे दिया, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती है। तो जो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती है, या लिफ्ट लगाने का काम है या बिजली फिटिंग का काम है, ये हम सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट करेंगे। इस तरह की सब कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में इसको दिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, कभी कभी
ठेकादाता क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टी, जो मूल आपका ठेका है उसके अतिरिक्त कुछ अन्य काम भी ठेकेदार से करवाना चाहता है। इस स्थिति में क्या होगा, जो ठेकेदाता है यानी कॉन्ट्रैक्टी है, वो कॉन्ट्रैक्टर को एक अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करता है। ऐसे में दो कैटेगरीज में हम इसको बांटेंगे। माइनर एडिशनल वर्क है, माइनर एडिशनल वर्क है तो टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क हम इसको दिखा देते हैं। और अगर मेजर एडिशनल वर्क है तो ऐसी स्थिति में अगर बड़ा कार्य है तो उस पर किया गया जो व्यय है अगर वो अधिक है तो उसके लिए हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या सेपरेट सब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम उसमें खोल लेते हैं, जिससे मूल ठेका और एडिशनल जो आपका ठेका है ये अलग अलग उसका लाभ हानि हम ज्ञात कर सकें। ओके, तो इस तरह से आज का लेक्चर हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसका जो वैल्यू ऑफ वर्क डन है या आपका इनकम्प्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर किस तरह से हम वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, रिटेंशन मनी एट्सेट्रा का ट्रीटमेंट करते हैं, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।